अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। सुबह सुबह आपकी खिदमत में जनाब इसलिए हाजिर है ताकि कुछ सीख सके, कुछ आप तक पहुँचा सके, कोई पॉजिटिविटी जो है वो ट्रांसफ़र कर सके, आपसे मुलाकात कर सके और कुछ अवेयरनेस टिप्स जनाब आपको थ्रू आवर प्रोग्राम हम दे सकें। प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी बात से मैं करना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स जाहिल है, फ़लाँ शख्स जाहिल है, तो हमेशा आप ये बात याद रखिएगा कि जाहिल वो शख्स नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, बल्कि जाहिल वो शख्स होता है जिसके पास डिग्रियों के ढेर लगे हों, जो अपने ज़र्फ़ में वुसअत पैदा ना करे, जो अपने लहजे में नरमी पैदा ना करे, जो अपने मिजाज में इनकसारी ना लेकर आए, जो अपने अंदर की मैं को ना मारे, जो अपनी अना को ख़त्म ना करे, वो शख्स जाहिल होता है। तो अपने मिजाज में जनाब इनकसारी का होना, अपने लहजे में नरमी का होना बहुत ज़रूरी है। बस इतना हमने याद रखना चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ खाक से है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट कर जाना है। अगर ये सोच रखेंगे तो यकीन करें ना किसी के साथ अना की जंग होगी, ना किसी के साथ बहस होगी, ना आपको फजूल की कोई सोच आएगी और आप जो है वो आजिज़ भी रहेंगे, इनकसारी भी आप में रहेगी। जनाब सितंबर, इट्स 1 सितंबर और नए महीने का आगाज़ है। पता ही नहीं चला जनाब साल किस तरीके से गुजरते चले जा रहे हैं, वक्त कैसे गुजरता चला जा रहा है। तो अपने दिन को, अपने महीने के इस पहले दिन को अच्छा बनाएं, अच्छा सा आगाज़ करें ताकि आपका ये जो आने वाला महीना है वो भी अच्छे से गुजर सके। प्रोग्राम का जनाब बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जनाब हमारे पास मौजूद हैं ताकि हम आपको अपडेट करें। और जैसा कि आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान से जनाब जो आखिरी अमरीकी फ़ौजी हैं उनका भी जो तैयारा है या जो जितने भी फ़ौजी हैं वो परवाज़ अब आखिरी तैयारा कर चुका है। और बिल आखिर अगर अब कहा जाए कि अमली तौर पे जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से अब तालिबान के कंट्रोल में है और अमली तौर पर अब सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये कहना गलत ना होगा। 20 साल जनाब जंग का ख़ात्मा हो चुका है जिसमें अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ 40 मुल्कों का इत्तेहाद रहा। तकरीबन इस जंग पर कमो पेश 2 खरब डॉलर्स का खर्चा आया। पाकिस्तान पर भी इस जंग के खासे असरात रहे। पाकिस्तान ने भी जो है हमने भी अपने 70,000 लोगों की जानें कुर्बान की। पाकिस्तानी मईशत को भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बहरहाल हम सारी पर बात करेंगे कि अब जो काबुल से अमरीकी इनखला हुआ है तो आगे क्या होने वाला है, सर्कमस्टांसेस क्या होने जा रही हैं, बहुत सारे तज्जिए भी इसके ऊपर हो रहे हैं। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे और तज्जिया सामने रखेंगे आने वाली सिचुएशन के हवाले से। सीनियर एनालिस्ट हामिद अल-मशरिकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल गुफ्तगू हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। काबुल से अमरीकी इनखला हो गया, आखिरी फौजी, आखिरी तैयारा, आखिरी परवाज भी उड़ान भर चुकी। अब आगे क्या होने जा रहा है? नबीहा, ये बिल्कुल आपने ठीक इंट्रो में बात कही कि ये 20 साला जो जंग है ये आखिर तालिबान की फतह पे ख़त्म हुई है और ये बात आज भी दुनिया मानेगी और आइंदा आने वाली तारीख में भी लिखी जाएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने जिस जंग में पाकिस्तान को धकेला, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की 70-80 हज़ार जानें गई, हमारे 10,000 जो फौजी जवान हैं वो शहीद हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो तालिबान वहाँ पर फातेह की हैसियत से बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तानी जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो ज़राए इब्लाग है, उनका बड़ा मुस्बत किरदार है, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि जो इंडियन मीडिया है, इंडियन ज़राए इब्लाग हैं, उनका बड़ा मनफी किरदार है और वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई क़यामत आ गई हो। जबकि हकीकत ये है कि इंतहाई पुरअमन तरीके से वो आए हैं, इंतहाई, अभी एक गोली भी नहीं चली, काबुल में पूरा अमन रखा हुआ है। जी, ये बात जरूर है कि अब तालिबान का इम्तिहान शुरू हुआ है कि वो हुकूमत कैसे चलाते हैं, वो मुआशी मामलात कैसे चलाते हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों में खवातीन के हकूक के हिसाब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कैसे दूर करते हैं। और वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जी हम खवातीन को पूरे राइट्स देंगे, हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो 96 या 2001 तक के हालात में थी। और एक और बात जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप ये देखें कि अभी तक
अभी तक शहर के अंदर, काबुल हो, कंधार हो, जलालाबाद हो, सब जगह एक अमन कायम है। सही। और इस अमन की वजह से मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर चाइना, पाकिस्तान और खित्ते के मुमालिक मिलकर अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो ना सिर्फ अफगानिस्तान में अमन आएगा बल्कि उस अमन के साथ पूरे खित्ते में अमन आएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान ने जो भारत की शरअंगेजी है उसको बड़ा तौर पे वाजे किया है और ये वाजे तौर पर कहा है कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना भारत को यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी करने देंगे। करेक्ट, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अच्छा हामिद साहब, 20 साल पहले भी आपने अफगान तालिबान हुकूमत आपने देखी और सारा आपका एनालिसिस भी है उसके ऊपर, और अभी भी जो एक नई सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो बनते हुए हम देख रहे हैं, अब क्या प्रेडिक्ट करेंगे जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है, मैं आपको बताऊं नबिया, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि तालिबान इस बार पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मखलूत हुकूमत बनाए, इंग्लिश में उसके लिए कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तमाम तबका फ़िक्र को नुमाइंदगी देना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत बने जो आइंदा की जो वक्त है उसके अंदर मॉडर्न दुनिया के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। IMF के हवाले से भी, वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी, सब ने जो जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तालिबान ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और आप देखें कि अगर एजुकेशन के ऊपर देखें तो उन्होंने वाज़े स्कूल खोल दिए गए हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, खवातीन टीचर्स को अलाउ कर दिया गया है, खवातीन एंकर्स को भी बिठा दिया गया है। तो वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 20 साल पहले की वीडियोस दिखाकर दुनिया में, मैं समझता हूं वो दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। जबकि तालिबान ने वाज़े तौर पर अभी तक साबित किया है कि एक तो वो अपने वादों पे पक्के हैं, चाहे वो अमेरिकी फौजियों को निकलने देना हो या सीज फायर हो। और इसी तरह हामिद साहब, ये जो सोच की तब्दीली है ये किस तरीके से आ गई है, जो आप कह रहे हैं कि मॉडर्न सोच के साथ, ताकि मगरबी दुनिया भी जो है वो एक्सेप्ट कर सके और खवातीन भी स्कूल जा रही हैं और जो है अपने जो मुलाजमत है या जो नौकरी है वो भी आज़ादी के साथ कर रही हैं, जो भी इस्लामी तरीका या जो शरीयत के मुताबिक उन्होंने कहा पर्दा करते हुए तमाम खवातीन अपना काम कर सकती हैं, बच्चे स्कूल वगैरह, एवरीथिंग इज नॉर्मल। दो के मगरबी मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि कोई इस तरह की चीज एक सामने आ जाए कि प्रोपेगेंडा किया जा सके, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। खास करके भारत की बड़ी कोशिश रही कि कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा नुक्ता या ऐसा पॉइंट मिल सके। तो ये जो मॉडर्न अप्रोच है इसको आप कैसा देखते हैं? मैं ये कहूंगा इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप मौजूदा लीडरशिप ऑफ तालिबान देखें, खैबतुल्लाह अखवंदज़ादा हैं, उसके बाद ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, सुहेल शाहीन हैं, उसके बाद मुल्ला बरादर हैं, इन सब ने वन वे और दी अदर मॉडर्न स्टडीज की है। शरिया को इन्होंने उस अंदाज में अब अंडरस्टैंड किया है कि हम वो नहीं कर सकते, ना ही शरीयत में भी उसकी गुंजाइश थी कि सरेआम इस तरह किया जाए कि लोगों में इंतहाई तशवीश फैल जाए। उन्होंने ये किया है कि खवातीन के हकूक जो हैं, जो उनके जायज़ हकूक हैं, वो इस्लाम से ज़्यादा तो किसी मज़हब ने दिए ही नहीं है। इस्लाम तो खुद कहते हैं औरत की तालीम का, इस्लाम हकूक निस्वां का सबसे बड़ा अलमबरदार है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मॉडर्न चेंज जो उनमें आई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान की जो ये लीडरशिप है ये पढ़ी लिखी लीडरशिप है और ये शरीयत और इस्लामी कवानीन के साथ साथ जो जदीद तालीम है उसके हवाले से भी पढ़ी लिखी है। आपने देखा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इंग्लिश में इंटरव्यूज़ देते हैं, सुहेल शाहीन इंग्लिश में इंटरव्यूज़ देते हैं, अनस हक्कानी जो हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। मैं ये समझता हूँ अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करना बहुत आसान है अगर इंसान साहिब इल्म हो, साहिब अमल हो। और ये चीज़ है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुझे बहुत उम्मीद है, मैं ये बार बार कहूँगा कि ये इम्तिहान ज़रूर है तालिबान का, और लेकिन मुझे ये ख्याल और यकीन है कि तालिबान पाकिस्तान, चाइना और खित्ते के मुमालिक के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार दुनिया को ये साबित करें कि शरीयत के साथ भी आज के मॉडर्न दौर में बेहतरीन इस्लामी मुमलिकत चलाई जा सकती है शरीयत के साथ। अच्छा हामिद साहब, दाइश और टीटीपी के खिलाफ तालिबान भी कोई कार्रवाई करेंगे आपको लगता है मुस्तकबिल में? जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया। मैं आपको बताऊं, टीटीपी के बारे में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से और इनसे पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी कि टीटीपी बज़ाहिर तौर पर जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसके सरबराह खैबतुल्लाह अखवंदज़ादा को ही अपना अमीर कहते
हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर तो ये अपने इस बयान पे कायम रहे तो अमीर जो हैं वो इस मामले में बड़ा वाजे कह चुके हैं कि टीटीपी को कोई हक नहीं है या कोई इख्तियार नहीं कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी करे। तो इस हवाले से अगर तो टीटीपी लीडरशिप अंडरस्टैंड करेगी तो मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयां टीटीपी नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे भी उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। दाइश जो खरासान के नाम से आई है, दाइश खरासानी के नाम से जो आई है, ये एक थ्रेट बनी है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारे साजिशी नजरिए जिसको आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं कि क्या इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ है, क्या इसके पीछे इंडिया का हाथ है, ये वो इंडिया के वही कहीं प्रॉक्सीज या वो स्लीपिंग सेल्स तो नहीं जो इंडिया इनको इस्तेमाल करना चाहता है तालिबान से लड़ाने के लिए। तालिबान अभी तक बड़ी समझदारी का सबूत दे रहे हैं। तालिबान ने अभी भी ये कहा है कि हम दाइश से भी एक बार मुज़ाकरा जरूर करेंगे ताकि एक बार पूरी कोशिश कर ली जाए कि मुल्क में किसी तरह खाना जंगी ना हो। So they believe in table talk, कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। That is the best thing. उनका बिलीव ये हुआ है कि अब हम एक बार हर मामले को अफहाम व तफहीम और टेबल टॉक से हल करेंगे। देखें 45 ईयर्स ऑफ वॉर हो चुके हैं, 77 से अफगानिस्तान हालत जंग में चल रहा है। मेरा ख्याल यह है कि अब अफगानिस्तान की तीसरी नस्ल आ गई है। अफगानिस्तान को अमन का हक है, अफगानिस्तान की आवाम को और अफगानिस्तान की लीडरशिप को सोचना है और अपने आवाम को अमन देने के लिए आपने जैसे कहा बहुत अच्छी बात की कि टेबल टॉक पे आना पड़ेगा। और टेबल टॉक जब करनी है तो फिर सबसे करनी है। आपने दाइश को भी एक बार समझाना है कि जी आपके मसाइल क्या हैं। आप विद इन राइट्स ऑफ इस्लाम बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे। आप टीटीपी अगर दहशतगर्द तंजीम नहीं है, दहशतगर्द कार्रवाइयां नहीं करती है तो उसकी भी बात सुनेंगे। लेकिन जहां पर रेड लाइन आएगी किसी मुल्क में मुदाखलत की, वहां ना पाकिस्तान इजाजत देगा ना ही मौजूदा तालिबान लीडरशिप इजाजत देगी। अच्छा सर जी, बताएगा कि रूस और चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, जरा अमेरिका के किरदार पर भी बात करते हैं। ये अमेरिका के लिए भी तशवीशनाक अब होगा। मैं आपको बताऊं, हिलरी क्लिंटन की वो स्पीच मुझे बार बार याद आती है जो उन्होंने कांग्रेस में की थी कि हमने रूस के ख़त्म होने के बाद जिस तरह अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा उसकी कीमत पूरी दुनिया ने अदा की। फिर एक बार जो बाइडेन वही गलती करेंगे तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा ना करे। और वो ये कि देखें, अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला जो है वो ज़रूरी था, वो लाजमी था, लेकिन अफगानिस्तान की मुआशी तौर पर मदद करना, अफगानिस्तान को स्टेबल होने देना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका बार बार जो ये कह रहा है जी कि हमें हो सकता है कोई और ख़तरा पैदा हो जाए, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो जाए, तो ये स्पेकुलेशन पे ना चलें बल्कि प्रैक्टिकली अफगानिस्तान की लीडरशिप की मदद करें। उसकी वजह यह है कि अगर लीडरशिप स्ट्रांग होगी, मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग होगी, तो आप यकीन करें कि मेरा ख्याल यह है कि पूरी दुनिया के लिए वो ज़्यादा अमन की ज़ामिन होगी। रशिया जो है वो इस बार बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। रशिया ये कह रहा है जी कि हम अफगानिस्तान को जमहूरियत की हद तक सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान के में जहाँ जहाँ उनको इकनॉमिकल असिस्टेंस चाहिए होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस हवाले से आज जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके अंदर सबसे अहम बात यही है कि अमेरिका ये बात जान ले कि ताकत के जोर पर अब वो किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता। ताकत और फौजी जो हल है वो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। खुद अमरीकी अवाम चीख रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं कि इतने हजारों फौजी मरवा दिए गए, खरबों डॉलर का नुकसान कर दिया गया, खरबों डॉलर का असला वहां छोड़कर आए। इसका मकसद ये कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हामिद साहब, जो ये मगरबी जो तज्जिया सामने आ रहा है और बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे तज्जिए भी सामने आ रहे हैं कि जब अफगानिस्तान में जो एक नई जंग है वो तालिबान की मुंतजर है, इस हवाले से आप अपनी क्या राय देंगे? हाँ नबिया, बिल्कुल बड़ा क्रिटिकल सवाल है, बड़ा अहम सवाल। लेकिन अगर तालिबान जिसको कहते हैं सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एक बार अफाम तफहीम से मामला हल किए जाएं, इससे कोई इनकार नहीं कि बहुत सारे ममालिक, खसूसन मैं फिर एक बार इंडिया का नाम लूँगा, जो इंतहाई तशवीश में मुब्तला है कि जी उनका कि वहाँ पर हालात अमन की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन जो है वो भारत के फायदे में नहीं है। भारत तो चाहता है कि अफगानिस्तान में बदअमनी हो, अमेरिका का प्रेशर बना रहे और अमेरिका की चौधराहट कायम रहे, इसराइल की चौधराहट कायम रहे। इस हवाले से खुद तालिबान और बाकी जितनी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, हामिद करजई, गुलबदीन हिकमतयार और अब्दुल्ला, इन सबको समझदारी का सबूत देना है और अफगानिस्तान के अफगानी होकर सोचना है, बजाय ये कि किसी और मुल्क के वो वहां पर नुमाइंदे बन जाए।
अच्छा, हम सब मुझे जानना है, अब चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान हमसाया ममालिक हैं और बॉर्डर हमारे मिलते हैं, तो हमें भी क्या कुछ इस हवाले से जो है हमारे जो सरहदी जो सारे हमें कोई स्ट्रेटजीज अपनाने की ज़रूरत है? पाकिस्तान का जो है वो क्या किरदार रहेगा, या इस खत्ते की अगर बात की जाए तो क्या असर और रसूख रहेगा? नबिया, दो इसमें अहम बातें। एक तो ये कि सिक्योरिटी के हिसाब से पाकिस्तान की फ़ौज ने और हुकूमत ने पिछले कुछ सालों में जो सबसे अहम इकदाम किया वो ड्यूरेंट लाइन को हमने जो खारदार तार लगाकर जो हमने ड्यूरेंट लाइन को सिक्योर कर लिया है, ये हमने अपने बॉर्डर को बहुत हद तक महफूज किया है। पाकिस्तान बार बार ये कहता आ रहा है और ये दुनिया के सारे एनालिस्ट ये बात समझते हैं कि अफगानिस्तान के अमन के साथ पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, पाकिस्तान में अमन जो है वो अफगानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान पूरी तरह सपोर्ट इसलिए कर रहा है अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा हालात को। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वहां से हजारों लाखों महाजरीन दोबारा पाकिस्तान आ जाएं। वहां सूरत हाल खराब होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे दबाव पड़ेगा। हमने 40 लाख महाजरीन को यहाँ रखा है पिछले 40 साल से। हम मजीद महाजरीन का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते इकोनॉमिकली। हम वी आर होस्ट फॉर देम। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा कि हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो एक पेज पर हैं और एक मामला समझते हैं कि अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान हर तरह सपोर्ट करेगा। और अगर वहां से किसी भी अंदाज में किसी भी तरह से कोई भी मुल्क अगर दहशतगर्दी की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान उसका मुकाबला करेगा। ठीक है हामिद साहब, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, और ब्रेक के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि भारत से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, खतरनाक किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ से जनाब खतरनाक मवाद कैलिफोर्नियम जो है उसको चोरी कर लिया गया है, और एज यूजुअल जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इस हवाले से भी तज्जिया जनाब आप करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और भारत से जनाब खबरें आ रही हैं। भारत में परिंदा भी अगर कोई पर मार जाता है ना तो उसका भी इल्ज़ाम जो है वो जो सोचें कि जो मुल्क कबूतर तक को जासूस समझे, अब उसके हालात वाक़यात पर हम क्या ही तज्जिया हामिद साहब पेश करेंगे। और हंसी भी आती है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। ये मिली जुली जरा कैफियत है। मुझे तो उन पे अब रहम भी आता है, बिल्कुल बेबसी पे मुझे रहम आता है कि उनके पास अब कुछ नहीं रहा तो वो ये बातें भी करते हैं, जी ये गुब्बारा आ गया, PIA लिखा हुआ आ गया। मैं तो हैरान होता हूँ। आप ये देखें नबीहा कि भारत की मिसाल जो है ना वो उसकी है, वो हम कहते हैं ना खुद मियाँ फसीहत और दूसरों को नसीहत, खुद फसाद फैलाना और दूसरों को कहना जी ये करो। हम अपनी ऑडियंस को जरा बता देते हैं जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है कि भारत से जहरीला और खतरनाक जो मवाद है वो बड़ी तादाद में चोरी किया जा चुका है। भारतीय मीडिया जो है वो जहर उगल रहा है इस हवाले से। और ये भी आपको बताएं कि ये मवाद जो है जो चोरी किया गया है, अगर खुदा ना खास्ता ये किसी दहशतगर्द तंजीम के हाथ लग जाता है या किसी एक्सट्रीमिस्ट के हाथ लग जाता है तो इसका जो है वो काफ़ी ख़तरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं। तो एक ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये जो यूरेनियम की जो चोरी का मामलात है ये कोई पहली बार भारत में नहीं हुआ। इससे पहले भी हामिद साहब बिल्कुल ये पहला वाकया नहीं है जो रिपोर्ट ये हुआ अभी है। 2-3 माह पहले हुआ और जनाब पूरा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। और मैं आपको बताऊं कि यूरेनियम जो है, देखें पूरी, अब मेरे नाजरीन को जरूर पता होगा कि यूरेनियम ही बुनियादी तौर पर एटम बम का सारा रॉ मटेरियल है। और आप सोचें कि अब हम ये बात करते हैं, भारत दुनिया को कहता है जी कि हम बड़े पुरअमन मुल्क हैं और हम बड़े सिक्योर हैं और हमारी सिक्योरिटी और ये वो, जिस मुल्क में एटमी असासे या महफूज नहीं है, यूरेनियम जो है वो सोशल मीडिया पे बेची गई है 2 महीने पहले। आप अंदाजा करें कि यूरेनियम का एड लगाया गया सोशल मीडिया पर। इंडिया की बात है, ये तो उनके लिए खुद शर्म की बात है जो उनका मीडिया इतना जहर उगल रहा है। ये तो डूब के मरने का मकाम है। दूसरी बात ये
कि मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक जो कमीशन है, इंटरनेशनल जो एनपीटी जैसे इदारे हैं, वो सारे इदारे अब फौरी तौर पर एक्शन लें और अपने जो हैं वो यूनाइटेड नेशन अपने जो हैं वो इंस्पेक्टर्स भेजे, मौजूदा जो भारत की एटमी तंसीबात है उनका मुआयना किया जाए। ईरान के ऊपर तो छोटी सी बात पे भी ये भेज देते थे जी एटमी इंस्पेक्टर जाएंगे देखेंगे, तो वहां पर क्या सूरत हाल है। दूसरी बात यह कि आप जब आपने कहा ना कि इंतहा पसंद तंजीमों के हाथ में लग सकता है, तो भारत के अंदर खुद आरएसएस जैसी तंजीम है जिसका जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी, इंतहाई शिद्दत पसंद लोग हैं, मुसलमानों को जिंदा जलाया है, उन्होंने गोश्त खाने के इल्जामात पर जिंदा जलाया है, जबरदस्ती पिछले दिनों कब्रिस्तान में से मुसलमानों की कब्रें उखाड़ी जा रही हैं। आप सोचिए इस तरह का तो वो जहनीयत आ गई है, ये मोदी का जो जहनीयत है वो ये है। और उसका साथ कौन दे रहा है? इंडिया का गोडी मीडिया, वो मीडिया जो मोदी की जुबान बोल रहा है, उस मीडिया को अब सांप सूंघ गया है जब यह हकीकत पता चल रही है कि उनके अपने शहरी इन्वॉल्व हैं यूरेनियम चोरी करने में, उनके शहरी, उनके साइंसदान, उनके सिक्योरिटी के अफसरान इन्वॉल्व हैं। आप यकीन करें कि इसकी ये रिपोर्ट मंजरे आम पे नहीं ला सकेंगे। रिपोर्ट मंजरे आम पर आए तो पता चलेगा कि कौन कौन साइंसदान इन्वॉल्व है, कौन कौन सिक्योरिटी का बंदा इन्वॉल्व है, कौन कौन सरकारी बंदे इन्वॉल्व है। फिर बात यह है कि जिस मुल्क में राफेल तैयारों पर स्कैंडल आए, अगस्टा अब्दोजों पर स्कैंडल आए, जिस मुल्क में फौजी वर्दियां खरीदने पर स्कैंडल आए, जिस मुल्क में फौजी खानों के जो मेस है ना, भारतीय फौजियों के खानों के मेस का स्कैंडल आया कि जी अरबों रुपए अफसरान खा जाते हैं और फौजी बेचारों को खाना नहीं अच्छा देते हैं। इंडिया की जो हालत है ना, जो वहां पर, मैं ये कहता हूं कि अगर असल हालत दुनिया को दिखाई जाए ना, तो दुनिया को लगेगा कि शायद दुनिया में इससे ज्यादा करप्शन कहीं नहीं है। और हामिद साहब, आपका जो पहला कमेंट है मुझे वो याद आ रहा है कि जो मिले जुले हमारे जो तासुरात होते हैं, और जो आपने बोला कि अब आपको रहम भी आते हैं, तो दैट्स वेरी आई गेस कि वो फेयर बात है। और सिचुएशन और एक बार वो हकीकत का सामना करें तो मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी बेहतरी है। अब बिल्कुल ऐसी, और ये बात इंडियन मीडिया को समझने की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत है। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के जनाब प्रोग्राम में। अब हम बढ़ेंगे आगे, गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे और जनाब खबरें जो हैं उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। मीनारे पाकिस्तान केस जो कि इंसिडेंट हुआ, आयशा अकरम केस की हम बात करें, जो 14 अगस्त वाले दिन जो इंसिडेंट हुआ, अफसोसनाक वाकया हुआ, खातून के साथ जो एक बेहुरमती और बद अखलाकी और बद तहजीबी का मुजाहिरा किया गया, उस केस में जो पेशरफ्त अब होने जा रही है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आपको जनाब बताएं कि आयशा अकरम आज कैंप जेल का जो है वो विजिट करेंगी, शनाख्त परेड पर जाएंगी, मुल्जिमान की शनाख्त की जाएगी। साथ साथ हम आपको बताते हैं कि कितने मुल्जिमान अब तक गिरफ्तारी में या हिरासत में लिए जा चुके हैं। शाहिद रिजवी हमारे गेस्ट रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा केस में क्या पेशरफ्त हुई है? शाहिद, कैन यू हियर मी? शाहिद रिजवी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि केस में क्या पेशरफ्त हुई है। आयशा अकरम केस से मुतालिक आपको अपडेट जनाब करेंगे। आयशा अकरम को आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले जो है वो शनाख्त के लिए जाना था, मगर तबीयत की नासाजी की बिना पर वो नहीं जा सकी। बहरहाल आज इस केस में जो अहम पेशरफ्त सामने आ रही है उस हवाले से हम और वो ये है कि आयशा अकरम आज कैंप जेल का दौरा कर रही हैं, जहां पर वो मुल्जिमान की शनाख्त करेंगी। याद रहे कि मीनारे पाकिस्तान पर 14 अगस्त को जो अफसोसनाक एक इंसिडेंट, जो वाकया, जो हादसा पेश आया, उसमें तकरीबन 400 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी शनाख्त का सिलसिला ताहाल जारी है। काफ़ी अफराद जो हैं वो ज़ेरे हिरासत इस वक्त लिए जा चुके हैं। ताहम आयशा अकरम आज कैंप जेल के शनाख्त परेड पर है, जहाँ पर मुल्जिमान की शनाख्त का सिलसिला जारी है। जो फुटेजेस सामने आई थी उसकी मदद से काफ़ी मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी थी, जिनको हिरासत में लिया गया था। ताहम ये सिलसिला जारी है क्योंकि ये कोई 5 या 10 अफराद का मामला नहीं है। 400 अफराद की शनाख्त इज़ अ बिग थिंग। शाहिद रिजवी हमारे गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। शाहिद, बताइएगा कि इसकी पेशरफ्त के हवाले से। जी नबिहा, ये मीनारे पाकिस्तान में जो है खातून जो है आयशा टिकटॉकर, इनसे दस्तराजी का मामला है। इस हवाले से जो है कुछ चंद रोज़ कबल भी जो है जेल में जो है शनाख्त परेड के लिए इनको तलब किया गया था।
लेकिन इन्होंने आयशा ने कहा था कि इनकी तबीयत नासाज है, जिसके बाद ये वहाँ नहीं जा सकी। जो वहाँ शनाख्त परेड पर जेल में बंद थे 160 जो हैं अफराद, वो उनको जो है मज़ीद इस जेल में जो है इसके इंतज़ार करना पड़ा कि ये खातून जो है कब जेल में आकर उनको शनाख्त परेड करेंगी, ताकि उसकी जो है इन जो लोग बेगुनाह हैं, जो काफ़ी दिन से जेल में कैद हैं, उनको वहाँ से रिहाई मिले। इस हवाले से आज फिर दोबारा जो है एक तारीख रखी गई थी 1 सितंबर, जब ये आज फिर दोबारा कैंप जेल जाएंगी। वहाँ जेल में जाकर जो लोग 160 बंद हैं, जिनको मीनार पाकिस्तान में जो है दस्तराजी जो है इस आयशा टिकटॉकर के साथ करने पर पुलिस ने जो है मुख्तलिफ टीमों ने मुख्तलिफ अजलात से जो है इनको हिरासत में लिया था, वहाँ इनको आज शनाख्त के लिए परेड के हवाले से जो है खातून जो है ये आयशा दोबारा जाएगी। इस हवाले से जेल में तमाम तर शनाख्त परेड के हवाले से इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। खातून जो है अब से कुछ देर बाद जो है वहाँ कैंप जेल इसकी जो आयशा की आमद मुतवक्को है। इस हवाले से अगर इनकी दोबारा तबीयत नासाज ना हुई और इन्होंने ये कहा कि इनकी तबीयत नासाज है, एक बार फिर ये जो है जेल में शनाख्त परेड का अमल मुलतवी, इनकी अगर तबीयत दोबारा फिर नासाज हुई तो उससे दोबारा फिर मुलतवी होने का खदशा, जिससे जो वहाँ पर बेगुनाह लोग कैद हैं 160, जिनमें से हो सकता है चंद लोग ऐसे हों जिन्होंने इससे दस्तराजी भी की है, जो इस वाक़या में मुलव्वस भी होंगे, लेकिन जो दीगर अफराद हैं जिनका हो सकता है इस वाक़े से ताल्लुक़ ना हो, वो वहाँ 14 अगस्त के रोज़ वहाँ आए हों सैर व तफरीह के लिए। चूँकि जश्न आज़ादी थी, पूरे जो है कह लें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग जो हैं मीनार पाकिस्तान आते हैं। हर साल वहाँ जश्न आज़ादी की तकरीबात भी मुनक्कद की जाती हैं। चूँकि इस दफ़ा कोरोना था, इस हवाले से जो वहाँ तकरीबात थी उनको जो है मुलतवी किया गया था सरकारी तौर पर, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर आए थे और वो वहाँ पर जो है वहाँ जश्न आज़ादी को जो है भरपूर तरीके से मना रहे थे। ये खातून जो हैं आयशा, इन्होंने भी वहाँ आकर जो अपने फॉलोअर्स को बुलवाया था, जिसके बाद ये एक नाखुशगवार वहाँ वाक़या पेश आया। उसके बाद जो है 2 रोज़ बाद वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया गया, तहकीकात शुरू हुई, लोगों की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। उसके बाद जो है मुख्तलिफ अजला से जो है लोगों को जो तस्वीरें हैं उनसे मैच किया गया। उसके अलावा जो है जियो फेंसिंग की गई, मोबाइल फ़ोन जिनकी वहाँ मौजूदगी थी, जो 28,000 लोग हैं उनको मोबाइल फ़ोन वहाँ उस रोज़ जो चल रहे थे उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया गया। पहले जो हैं तकरीबन 400 के करीब अफराद थे, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद मज़ीद शॉर्ट किया गया कि ये लोग भी नहीं हैं। उनके बाद तकरीबन अब 160 लोग जो हैं उनको जेल भिजवाया गया है, शनाख्त परेड पर हैं, वो कैंप जेल में बंद हैं। वहाँ जो हैं खातून अगर आज दोबारा ये आयशा जाएंगी, वहाँ इनका जो है इस हवाले से जो शनाख्त की जाएगी, ये हर जो वहाँ शख्स कैद है उसको फ़र्दन देखेंगी गौर से, और ये शनाख्त परेड का अमल जो है मुकम्मल होगा। जेल इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने तमाम तर जो है इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। मैं जैसे ही ये खातून वहाँ जाएंगी तो इनको एक खुसूसी कमरे में ले जाया जाएगा। वहाँ जो वहाँ कैद हैं 160 अफराद, उनको बारी बारी खातून के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ पुलिस के अफसरान भी मौजूद होंगे जो इस खातून के साथ होंगे, जो तफ्तीशी टीम है उस हवाले से जो है अदालत का अमला भी होगा जो इनको देखेगा। वहाँ ये खातून जो हैं किसको शनाख्त करती हैं किसको नहीं। ये एक बड़ा लंबा जो है अमल है जिसको, और कह लें कि हर बंदा जो है वहाँ जो कैद है वो कह रहा है फौरी तौर पर ये अमल मुकम्मल किया जाए, ताकि जो बेगुनाह वहाँ बंद हैं। जो शाहिद आपसे ये जानना चाह रहे हैं, चूंकि केस में थोड़ा सा डिले आया, 4 दिन पहले आयशा को शनाख्त परेड के लिए जाना था, लेकिन तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं जा सकी। जो आप बता रहे हैं कि 160 मुल्जिमान जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके अहले खाना की जानिब से भी जेल के बाहर एहतजाज किया गया है, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा हमारी नाजरीन को। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ये जो इसमें 160 अफराद लिए गए हैं, हो सकता है तमाम अफराद इस वाक़े में मुलव्वस ना हो, कुछ लोग बेगुनाह हों, और जो बिल्कुल अपनी बेगुनाही उनकी ये जैसे ही शनाख्त परेड का अमल होगा मुकम्मल उनकी साबित हो जाएगी कि उनकी मौजूदगी नहीं है, वो अपने घर से दूर हैं और काफ़ी दिन से जेल में जो है शनाख्त परेड पर बंद हैं, जबकि उनके वर्सा कहते हैं कि इनका इस वाक़े से ताल्लुक़ नहीं है। जबकि वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेल में बंद है, वो उनका भी यही कहना है कि हमारा इस वाक़े से ताल्लुक़ नहीं, हमने इसको हाथ नहीं लगाया, इसके साथ दस्तराजी नहीं की। लेकिन चूँकि उनकी मौजूदगी, उनकी तस्वीर जो हैं वहाँ वीडियो जो बनाई गई थी लोगों ने, उनमें आई हैं, जिसकी बिना पर पुलिस ने इनको जो है
हिरासत में लिया शक की बिना पर, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी दिनों से वहाँ जो है शनाख्त परेड पर कैंप जेल में बंद हैं। अगर आज दोबारा ये आयशा आती हैं तो उनका जो इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या 160 लोग ही इस वाक़े में जो कैद हैं जिनको शनाख्त परेड पर बंद करवाया गया है वही तमाम 160 लोग मुलव्वस हैं, या उनमें से शॉर्ट लिस्ट होकर मजीद जो हैं 40 लोग, 50 लोग, 10 लोग, 2 लोग ये रह जाते हैं। ये अच्छा। अभी जब आयशा वहां जाएगी तो उसके बाद ये शनाख्त परेड का मुकम्मल जो अमल है उसको शुरू किया जाएगा। जबकि हमारी ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि चूंकि 400 लोगों का हजूम था, 160 अभी ज़ेरे हिरासत है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है, शनाख्त का सिलसिला जारी है, इनमें से कितने अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अभी तक मुकम्मल हो चुकी है, जिनको पहचान लिया गया है थ्रू फुटेजेस या थ्रू जो वहां पर लोग थे उनके जरिए? अभी कोई ये मैं आपको बताऊं कि शनाख्त परेड का अमल जो है, चूँकि आयशा को जब तलब किया गया था पहली बार आज से 4 रोज़ कबल जेल में, तो इन्होंने कहा था इनकी तबीयत जो है नासाज है जिसके बायस वो वहाँ जेल में नहीं जा सकी थी। अब दोबारा जो तारीख रखी गई थी 1 सितंबर, तो अब आज जो है ये शनाख्त के लिए जाएंगी तो उसके बाद ये अमल शुरू होगा। अभी तक इन्होंने किसी बंदे को जो है शनाख्त नहीं किया कि जिससे ये पता लग सके कि ये ही इस वाक़े में मुलव्वस था। चूँकि तस्वीर में जो नजर आने वाले कुछ अहम बंदे थे जो मेन थे, वो उसमें इसको बचाने वाले भी लोग थे जो इसको वहाँ लोग इससे दस्तराजी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ रेस्क्यू करने वाले भी थे। शाहिद हमारी ऑडियंस को ये अपडेट कीजिएगा कि जितने अफराद अभी ज़ेरे हिरासत हैं, क्या इन तमाम लोगों का ताल्लुक शहर लाहौर से बताया जा रहा है? क्योंकि 14 अगस्त है, बड़ा इवेंट होता है, कुछ लोग बाहर से भी रुख करते हैं और आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर आते हैं, मीनार पाकिस्तान का रुख करते हैं। तो जितने अफराद ज़ेरे हिरासत हैं, क्या इनका ताल्लुक लाहौर से या बाहर के इलाकों से भी बताया जा रहा है? अभी तक जो अफराद ज़ेरे हिरासत पुलिस जेल में हैं शनाख्त परेड पर, उनका चंद लोगों को लाहौर से ताल्लुक है, कुछ लोगों का शेखपुरा, मंडी फैज़ाबाद, इसी तरह ननकाना साहब, कसूर और पंजाब के दीगर जो जनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ से है। लाहौर से जो लोगों की तादाद है वो कम है, लेकिन लाहौर शहर से बाहर से आने वाले लोगों की तादाद इसमें ज़्यादा है, जिनको हिरासत पे पुलिस ने छापे मार कर लिया था कि उनकी तस्वीर उस जो है वीडियोज़ में मैच हुई थी। उनको इस बिना पर जो है हिरासत में लेकर जेल में शनाख्त परेड के लिए बंद किया गया था। इनसे तहकीकात भी की गई हैं, लेकिन जो असल जो शनाख्त है वो खातून आयशा वो ही करेंगी कि जब उनको ये शनाख्त परेड के लिए आज वो जेल जाएंगे और ये तमाम तर अमल जो है मुकम्मल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे आयशा अकरम केस से मुतालिक। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को, गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। महवे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। जनाब, आज से 12 साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं की गई, एक चैनल, निजी चैनल की तरफ से हमारे पाकिस्तान के एक न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टिंग के सिलसिले में रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पे ट्रेन्स के स्केड्यूल के हवाले से उनको नाजरीन को अपडेट करना होता है। आई एम श्योर आप लोग कनेक्ट कर चुके होंगे कि मेरा जो बात का रुख है वो किस तरफ है। और जनाब, आपको पता है कि वो 2 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया में इतनी शदीद वायरल होती है, इतनी शदीद वायरल होती है, इतनी पसंद की जाती है, लोग उसको इतना पसंद करते हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि भारत में एक करेक्टर ख़ास तौर पर उस फिल्म में शूट किया जाता है, वो डायलॉग्स वहाँ पे दिए जाते हैं और वो सीन भी बहुत हिट होता है, मकबूल होता है। मैं आपकी याद दिलाने के लिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाऊंगी, फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। आइए। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए, 1 मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, 1 मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब इंडस साहब ने देखो, और तो देखो हमारा साथ कराची से लोग अंदरून, यार देखो, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची। उधर से ओह माय गॉड। और मेरे ख्याल से ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसको हम
शायद कभी भी देखें तो उतनी ही मुस्कुराहट और हम तमाम लोग इसको इतना ही इंजॉय करेंगे। बीइंग मीडिया वर्कर, मैं आपको बताऊंगी मीडिया में काम करते जब कोई ऐसी न्यूज़ रिपोर्टर गलती करता है या किसी एंकर की तरफ से ऐसी गलती होती है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना प्रेशर बिल्ड हो जाता है वाइल डूइंग रिपोर्टिंग, और स्पेशली अगर लाइव रिपोर्टिंग हो तो चांद नवाब साहब का जो ये फंबल जिसको कहते हैं मीडिया लैंग्वेज में, या जो ये गलती वो बार बार कर रहे थे और बार बार जो रीटेक कर रहे थे, वो कितना हिट हुआ, वो कितना मकबूल हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो करेक्टर है वो भारतीय फिल्म बजरंगी भाईजान में खास तौर पर लिया गया, जिसके बाद ये जो चांद नवाब साहब हैं इन्होंने और शोहरत पाई और मकबूल हुए और ये वीडियो मजीद वायरल हुई। अब जो इस हवाले से अपडेट आ रही है, अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये तो 12 साल पहले शूट हुई वीडियो है, 12 साल पहले का इंसिडेंट है, भारतीय मीडिया जो मूवी में भी जो सीन शूट किया गया उसको भी खास वक्त गुजर चुका है। लेकिन जनाब इसमें अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अपडेट ये है कि जनाब जो चांद नवाब की ये वीडियो है अब वो 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए में सेल करने के लिए, वेबसाइट पर फरोख्त करने के लिए पेश कर दी गई है। तो भाई वाह रे किस्मत। चांद नवाब अपनी वीडियो में कहते हैं जनाब कि गाड़ी निकल जाएगी, बड़े प्यारे लगते हैं जब वीडियो में कहते हैं कि हाय गाड़ी निकल जाएगी, अपने कैमरामैन से मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि भाई गाड़ी तो आपकी मंजिल पर पहुँच गई, निकलना तो बड़ी दूर की बात है। दोबारा मैं चाहूँगी कि जब हम इस सेगमेंट को क्लोज करें तो इस वीडियो को हम ज़रूर प्ले करते हुए जाएँ ताकि हमारे चेहरे पर एक मरतबा फिर से जनाब थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है वो आ सके। चांद नवाब से भी हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो उनके तासुरात हैं या जो उनके एहसासात हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे कि उस वक्त तो यकीनी तौर पर एक गलती थी या रीटेक बार बार हो रहा है और उस वीडियो की कोई अहमियत नहीं थी और शायद किसी ने हंसी मजाक में ही वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया, क्योंकि हम दूसरों की जो गलतियां हैं ना वो बड़ा पॉइंट आउट करने में हम माहिर हैं और हम करना चाहते हैं। लेकिन शायद अपलोड करने वाले को भी नहीं मालूम होगा कि ये इतना हिट क्लिप हो जाएगा, ये इतना मकबूल हो जाएगा, लोगों को ये इतना पसंद आएगा, चांद नवाब लोगों को इतना पसंद आएंगे। और जो ये 2 मिनट की वीडियो है इसमें लोगों के चेहरों पर इतनी मुस्कुराहटें आएंगी। मैं चाहूंगी कि एक मरतबा ये वीडियो आप तमाम लोग फिर से देखें। प्ले करें जी। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने हमें अभी अभी 11 बजे ज्वाइन किया है जनाब। और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने वाले हमारी दांतों की सेहत के हवाले से। अच्छा बड़ा कॉमन है और आप लोग अग्री भी करेंगे इससे कि दांत हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है। हम लोग इनकी सेहत का, इनकी सफाई का हम उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाते जिस तरह से हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि हम अपनी स्किन केयर करते हैं। दांतों से मुतालिक मैंने नहीं देखा लोग या तो इतने अवेयर नहीं है या थोड़े से रिलैक्स हैं, कैजुअल बिहेवियर है, जिसकी वजह क्या होती है कि इवेंचुअली जो दांतों की तकलीफ आपको बढ़ती है और जब ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो आपको पता है कि दांत से मुतालिक कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ नहायत ही तकलीफ दे होती है। इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा पेनफुल होता है अगर वो मर्ज ज़्यादा बढ़ जाए। तो दांतों की सेहत का आपने किस तरीके से ख्याल रखना है, एक्सपर्ट हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा चलूँ जनाब। डॉक्टर एनी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर एनी से हम जनाब बात करेंगे दांतों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम दांतों की सेहत की अहमियत जो है उस हवाले से ज़रा बात करें। देखिए, जैसे हर बॉडी पार्ट की एक अपनी अहमियत है, जैसे आप बालों की, स्किन की, आपके जॉइंट्स की, हड्डियों की, तो दांत भी एज़ यूजुअल उतने ही अहमियत के हामिल हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि इसकी तकलीफ़ से हम मर नहीं सकते या इसकी तकलीफ़ से एंड क्या होगा कि हम दांत निकलवा देंगे। इन द एंड क्या होगा कि हम निकलवा देंगे तो उसके बगैर भी हम वी कैन लिव आवर लाइफ, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई ऑर्गन ऐसा लूज़ नहीं कर देंगे। तो उसकी वजह से हम बहुत लाइट लेते हैं, मगर उसकी हिफाजत करना उन्हीं से पूछें जो दांत लूज़ करते हैं ना,
उनसे पूछो उसकी अहमियत दांतों की। तो दांतों का ख्याल रखना इसीलिए बहुत कॉमन हो चुका है कि आप लोग अब केयर इसलिए नहीं करते कि आपको लगता है कि इसके केयर ना करने से हमें कुछ जानी नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज दांत उतने ही अहम हैं जितने आपके बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट के फंक्शंस हैं, उसी तरह आपके दांतों का भी अपना एक फंक्शन है। एक दांत अगर निकलता है तो उससे पूरी आपकी सिमेट्री, पूरी आपकी एनाटमी, पूरी आपकी फिजियोलॉजी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। मगर हम नहीं उसको इतना बॉदर करते, हम कहते ठीक है क्या हो गया, बहुत ज्यादा निकाल देंगे, इन द एंड क्या हो जाएगा। अदरवाइज दांत उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके अदर बॉडी पार्ट। हमारी शख्सियत में अगर देखा जाए तो हमारी स्माइल का या हमारी खूबसूरती का बड़ा अमल दखल है हमारे दांतों की सफाई पर, क्लीनिनेस पर, पिलाहट का ना होना, उनका प्रॉपर ख्याल रखना, उनकी सेहत का होना, आपके कॉन्फिडेंस में भी। अगर आपकी अच्छी स्माइल है, दांत साफ में, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अब आप देखिए जितने भी माशाल्लाह शोबिज इंडस्ट्री से या जो भी जरा सा भी आपको, अब मैंने देखा है कि लोग आते हैं और वो अवेयर होते हैं और या वो थोड़े से अपनी दांतों की हेल्थ को या दांतों की बनावट को लेके थोड़े से अब वो कॉन्शियस होते हैं। शादियों के वक्त या वैसे भी जब बच्चे बड़े हो रहे होते, ग्रोन अप एज पर होते, तो वो जरूर आते हैं, उनके पेरेंट्स या बच्चे खुद कंसर्न होते हैं कि दांत आगे पीछे हैं, ऊंचे नीचे हैं, डिसकलर्स हैं, जो भी दांतों के इश्यूज हैं वो एड्रेस करते हैं। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बाय द टाइम, बाय द कहते पैसेज ऑफ टाइम के लोग समझ रहे हैं कि दांत कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपकी एस्थेटिक्स में, आपकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है दांतों की सेहत, बनावट, सब कुछ। डॉक्टर साहब कितनी देर के बाद हमें तकरीबन विजिट करना चाहिए? यूजुअली तो हमारे यहाँ जो है डॉक्टर को विजिट करने का रुझान, नॉर्मल टेस्ट करवाने का रुझान भी नहीं है। हम लोग अपने एनुअली टेस्ट भी नहीं, पूरी फुल बॉडी भी करवाते हैं। तो दांत तो मैंने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में बोला था कि बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट है, तो कितनी देर के बाद हमें विजिट करते रहना चाहिए? पर ईयर तो जरूर एक चेकअप कराना चाहिए। 6 मंथ नहीं करा सकते, 6 मंथली तो आफ्टर 1 ईयर जरूर करा लें। उसमें ये क्या कि इन द ईयर आपके जो भी चेंजेस आ रही होंगी, अगर कोई कैविटी आ रही है या कोई आपको कुछ लग रहा है कि दांतों में टार डेवलप हो रहा है, तो विद इन द ईयर एड्रेस होगा। वो दांत इतने नुकसान में या जितने डिजास्टर नहीं होंगे जितना आप उसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों के खराब होने की वजह, कैविटी आ जाने की वजह, ठंडा गर्म महसूस होने की, अगर हम उन वजूहात की बात करें कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, रात को टूथपेस्ट जैसे कि नहीं हम करते, मीठा खा के सो रहे होते हैं, बच्चों को भी ब्रश करने की हैबिट डेवलप हमने नहीं की होती, और बच्चों के दांतों के मसाइल से मुतल्लिक तो मैं प्रॉपर आपसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात भी करूंगी क्योंकि माओ का बड़ा ये मसला भी है। लेकिन उससे पहले हम जरा एडल्ट्स की बात कर लेते हैं कि हम कौन सी ऐसी गलतियां दोहरा रहे होते हैं। हम जो गलतियां बेन करते हैं वो हम सफाई की गलती करते हैं। सफाई करना इज इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने सिर्फ ब्रश कर लिया। ब्रश ये नहीं कि अगर मैं अभी उठी और मैं दिल किया, मैंने नाश्ता किया तो मैं ब्रश कर लूँ और उसके बाद पूरा दिन मैं अपनी आम रूटीन प्रैक्टिस करती हूँ और रात को मेरे को अच्छा क्या हो गया मैं सुबह उठ के कर लूँगी। बेसिकली जो ब्रशिंग के टाइमिंग्स हैं वो आफ्टर ब्रेकफास्ट है, मतलब नाश्ते के बाद, और बिफोर गोइंग टू बेड यानी सोने से पहले। रात का ब्रश मैं कभी भी नहीं कहती कि रात के बाद, खाने के बाद। खाने के बाद बस सम टाइम आप ब्रश तो कर लेते हैं, मगर अगर कोई चीज़ हाथ में लग गई, कोई मीठा खा लिया, कोई ऐसी बंचिंग कर ली, तो वो हम उसी तरह खाकर सो जाते हैं। तो बेटर टाइमिंग इज बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये 2 टाइमिंग्स हैं जिस पे आपने रेगुलर ब्रश करना है। और ब्रशिंग की टेक्निक प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ आगे आगे के दांतों को अपने दांत मत समझिए, मुंह को जरा शीशे के आगे खोल के सब सतहों पे रिस्ट मूवमेंट के साथ ब्रश करें। लोग कोहनियों की मूवमेंट के साथ ऐसे ब्रश करते हैं जैसे कोई मेहनत का काम है। ब्रशिंग बहुत जेंटल और सॉफ्ट होनी चाहिए और 1.5 से 2 मिनट की ब्रशिंग होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी बता दें कि जो है अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि जिनके टूथब्रश जो हैं वो घिस चुके होते हैं, 6-6 महीने, साल वही इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। टूथब्रश का चेंज करना भी और अच्छे ब्रश का इस्तेमाल करना भी कितना देखिए डिपेंड करता है कि समटाइम कुछ लोग फोर्स, जैसे हमने बताया कि एल्बो मूवमेंट से ब्रशिंग करते हैं जिससे उनके जो दांतों के जो ब्रशेज हैं वो ऐसे खुले हुए होते हैं, मुंह खुल जाता है, वो महीने में ही खुल जाते हैं। वरना 4 महीने तक आप ब्रश यूज कर सकते हैं एक ब्रश अपना, मगर उसकी मूवमेंट एक तो सॉफ्ट जेंटल मूवमेंट हो और उसको रेगुलर हर तरीके से सर्कुलर मूवमेंट हो, हर तरह की मूवमेंट हो। आप ब्रश को ऐसे मजदूरी ना करें, उसको एज ए क्लीनलीनेस। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो बुजुर्ग अफराद होते हैं उनको ये बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मसूड़ों से खून आने का मसला, या सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इस एज में जाकर? नहीं, सेंसेशन बढ़ने के 2-3 चीज़ों हैं। वो तो अब यंगरली एज में भी बढ़ने, मगर एल्डरली एज में जो बढ़ने का मसला होता है वो आपके रिजॉर्प्शन होती है बोन की। एज के साथ साथ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां घिसती हैं, आपके दांत भी घिसते हैं। जब आपके दांत की पहली सतह एनामल घिसती है और दूसरी सतह पे दांत आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा गर्म लगने का उसमें बढ़ जाता है ज़्यादा। यानी कि अगर हमें बोन हेल्थ से मुताल्लिक कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो हमारे दांतों को भी वो इफेक्ट करेगी? देखिए बोन में जैसे कैल्शियम है, इस तरह दांतों की भी मेन इंग्रेडिएंट कैल्शियम है, तो इन दोनों का मेन इंग्रेडिएंट सेम है। तो एज हड्डियां घिसेंगी आपके दांत भी घिसेंगे, तो आपके दांतों की हिफाजत जो कैल्शियम पे डिपेंड करती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बड़ा ही टर्न ऑफ लगता है अगर आप
वर्क प्लेस पे हैं और आपका कॉलीग है आपके साथ, या आप किसी गैदरिंग पे, और जब हम किसी को ग्रीट करके मिलते हैं तो किसी शख्स के मुंह से स्मेल आना, इट्स अ बिग बिग टर्न ऑफ, और बहुत ये कॉमन भी है। तो किसी शख्स के मुंह से स्मेल कब आती है, क्यों आती है, और इसको ठीक कैसे करना है? मुंह से बदबू आने के 2 से 3 वजूहात हैं। एक तो आपकी ओरल एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। अगर सामने से दांत साफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि दांत साफ है, दांतों की एक बैक साइड की सरफेस भी होती है जो कि जबान की साइड पे या ऊपर से तालू की साइड पे होती है, वो अक्सर लोग निग्लिजेंस करते हैं, वहाँ ब्रश नहीं करते, तो पीछे अच्छा खासा तय का पत्थर जमा होता है। या समटाइम आपके दांतों में खला आने लगता है, उसको हम फ्लॉस नहीं करते, टूथपिक यूज करते हैं, टूथपिक से और खला बढ़ जाता है। डेंटल फ्लॉस यूज करें। डेंटल फ्लॉस यूज करने से आपके दांतों के इंटरडेंटल सरफेसेस जो हैं, जो 2 दांतों के बीच में खला है, वो बढ़ता नहीं है, और जो खाना फंसता है वो निकल जाता है। फंसा खाना बदबू करता है। तीसरा मेन कॉज जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, कि समटाइम मैदे की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मगर ये सब चीज़ें तभी मालूम होंगी, एड्रेस होंगी, जब आप एक डेंटिस्ट को या एक डॉक्टर को या किसी कहते हैं समझदार इससे कंसर्न आदमी को आप एक रुजू करेंगे कि जी मुझे इश्यूज क्या है। ऐसे घर बैठे बैठे ये नहीं हो सकता कि इन तीनों में से कोई एक हो, समटाइम कोई और इश्यूज भी हो, कैविटीज होती हैं जो आपके लिए स्मेल का बाइस भी बन सकती हैं। जनाब, आप हमें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। कोई मसला अगर आपको तो आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं बच्चों के जो है वो दांतों के मसाइल से मुतालिक बात करना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, बच्चों के दांतों का जो टेढ़ापन है ये एक बड़ा मसला है। मैंने देखा है कि पेरेंट्स से खास एक सर्टेन एज तक बच्चों के दांतों के टेढ़ेपन की ट्रीटमेंट नहीं करवाते। किस एज में आपको लगता है, क्योंकि आज तक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो पेरेंट्स को वाकई कंसर्न होना चाहिए? देखिए, जो ब्रेसेस हैं, जो दांतों पे तार लगती है या जो लाइनर्स लगते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस लगते हैं, उनकी जो एज है वो एटलीस्ट 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज है, जब आपके एटलीस्ट आपके मुंह में कंप्लीट डेंटिशन आ गया हो, डेसिडुअस जो दूध के दांत है वो गिर चुके हों। मगर सम टाइम, जैसे मेरे पास कुछ अर्से पहले पेशेंट है 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, उसमें बच्चों की क्या होती है कि हैबिट्स होती हैं। सम टाइम बच्चे थम सक करते हैं। थम सक करने से क्या होता है, जब आप अंगूठा चूसते हैं तो आपका तालू जो है वो नैरो होता है, छोटा हो जाता है, और जो ऊपर के दांत है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड जाते हैं, जिसमें दांत अक्सर लोग नहीं रैबिट टीथ जिसको कहते हैं वो हो जाए। या कुछ बच्चों में आदत होती है कि वो पेंसिलों से टच करते रहते हैं, जबान लगाते रहते हैं, तो दांत उससे आगे पीछे बॉटल फीड करते रहते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपके दांत आगे, वो हम हैबिट ब्रेकर से हैबिट ब्रेक कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उमैर ने हमें कॉल की है लाहौर से। गुड मॉर्निंग उमैर, क्या पूछेंगे? वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे दांत जो है काफी, यानी कि सिगरेट पीने से जो है ना वो पिलाहट सी और थोड़ा सा क्या वो गंदे से जैसे ब्लैक हो जाता है। ठीक है उमैर, आपका जवाब देते हैं, आप टीवी देखते रहे। डॉक्टर साहिबा, उमैर पूछ रहे हैं कि सिगरेट पीने की वजह से उनके दांत जो है वो काफी हद तक खराब हो चुके हैं, और ये बड़ा कॉमन है। देखिए, दांत की जो सबसे पहले तो उमैर आप सिगरेट पीना छोड़ दें। ये कोई वो बात नहीं है कि आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको क्विट करें, क्योंकि दांत वाकई से खराब होंगे। नहीं ठीक करवाने, नहीं हम आपको देंगे मशवरा, तर्क करें सिगरेट। नहीं, मगर ये कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्कलरेशन होती है। एक तो आपके जो वो एक एज के साथ, क्योंकि सबसे जो ऊपर वाली सरफेस एनेमल वो थोड़ी ट्रांसलूसेंट है, जो इनेमल है वो फौरी, जो सेकंड डेंटीन है जो फौरी हमारा कलर कैच करती है, क्योंकि ऊपर की सतह ट्रांसलूसेंट है, वो हमारी ओपेसिटी की वजह से जगह कलर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी चाय, पान, छालिया, कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी पिए, अब क्या कर सकते हैं, अगर एक तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें निकोटीन है, आपको पता है, उसके टबैको के निकोटीन के धब्बे पड़ेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट कराएं, उसकी पॉलिशिंग कराएं, उसकी क्लीनिंग कराएं। मगर अगर ये करते रहेंगे तो ये बनते रहेंगे, तो मेन तो इसको छोड़ दें। पहले छोड़ेंगे तो ये कंप्लीटली खत्म होंगे, अदरवाइज ये आते जाते रहेंगे। अच्छा, कि जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बात भी की कि जो चाय कॉफी एडिक्ट है उनको पॉलिश करवाने की जो है वो जरूरत रहती है, मगर तकरीबन कितने देर के बाद पॉलिशिंग करवा सकते हैं? देखिए, आपकी 6 मंथ to ईयर पॉलिश चलती है, अच्छी पॉलिश चलती है, मगर उसमें अगर आप अपनी केयर भी करें कि अगर आपने चाय पी ली 5-7 मिनट बाद उसको अच्छे से उंगली के साथ रिंस कर ले दांतों की सतह को, क्या आपकी वो सतह पर उसका कलर रह ना जाए। अगर वो करते रहेंगे तो आपकी पॉलिश मेंटेन रहेगी। ठीक है जी, इशफाक ने हमें कॉल की है गुजरांवाला से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इशफाक, क्या पूछेंगे? मैडम मैंने ये पूछना था। हेलो जी जी, आपको सुन रहे हैं, आ रही आवाज? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, मेरे दांत है ना, शुगर का मरीज हूँ मैं पिछले 4-5 साल से, तो दांत थोड़े से टेढ़े हो गए हैं शुगर की वजह से, और स्पेस भी ज्यादा होगी, इसका कोई हल बता दें।
ठीक है अशफाक, आप देखते रहिए प्रोग्राम, आपको बताते हैं दांतों का शुगर का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब आपके मसूड़े जब शुगर होती है तो आपके वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे प्रेशर डालती है, अटैक करती है। गम्स उससे आपके वीक हो जाते हैं, और अगर आपकी सफाई ठीक नहीं है और आपने शुगर कंट्रोल नहीं की और आप अपनी गम्स की केयर नहीं कर रहे हैं तो गम्स लूज हो जाते हैं, गम्स डिटैच हो जाते हैं, दांतों की सतह को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दांत टेढ़े हो जाते हैं या दांतों में स्पेसेस आ जाती है। तो सबसे पहले अगर आपकी शुगर है तो आप अपना जैसे शुगर टेस्ट करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ डेंटिस्ट के पास जाएं, स्केलिंग कराएं, रूट प्लानिंग कराएं। अगर दांत आपके टेढ़े हो रहे हैं या उसमें गैप्स आ रहे हैं तो वो रूट प्लानिंग से आपके दांतों को ठीक किया जा सकता है। प्रॉपर क्लीनिंग के साथ आप दांतों को ठीक रख सकते हैं, मगर उसके लिए अपनी शुगर कंट्रोल करें और डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें, क्योंकि ये घर बैठे हुए नहीं ठीक होंगे। डॉक्टर एनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया और डेंटल हेल्थ के मुतालिक इतनी आपने टिप्स दी, और भाई दांतों की सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, दो कि हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। इस हवाले से टाइम पे ब्रश करना चाहिए, बच्चों की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, विजिट लास्ट में डॉक्टर का आपको साल में एक बार करना चाहिए। इसके साथ ही जनाब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद किस खबर की है बहुत ज़्यादा चर्चा वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो ऐसे में सयाने आपको पता है कि बड़ी बात कह गए कि पहले तोलो उसके बाद बोलो, ताकि वावेला जो है वो किसी बात का ना मचे। आजकल किस बात का वावेला मचा हुआ है, मैं सबसे पहले तो आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जिसमें एक लेजेंड का जो है वो क्या मैं कहूँगी कंपैरिजन किया गया, या जो भी सारा वाकया पेश आया हमारे पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है उनकी जानिब से। ईद शो एक हुआ, उसमें उनके क्या अल्फाज थे, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आइए आपको ज़रा वो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी अब ये क्लिप आपने देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर ये क्लिप नहीं देखा होगा, अब आपको पूरा मामला समझ आ चुका होगा। सुल्तान राही साहब जनाब हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मैं कहूँगी कि एक ऐसा नाम है जिनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे लेजेंडरी एक्टर, हमारे लेजेंड हीरो में उनका शुमार होता है। मगरबी दुनिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से आते, उनके फैंस उनके रह चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जनाब इनका नाम है। पाकिस्तान में जितना इन्होंने सर्व किया मेरे ख्याल से शायद ही किसी एक्टर ने किया। उनके साहबजादे हैदर सुल्तान आज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, और यकीनी तौर पर जो आफ्ताब इकबाल ने जो बात की वो उनकी फैमिली के लिए नाराजगी का सबब बन सकती है। हैदर से ही जान लेते हैं, स्टेटमेंट जो है वो ईद शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पेश आया। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हैदर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी हैदर, कब देखा आपने ये क्लिप? एक्चुअली मैं इस्लामाबाद में था और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि जी आपने ये क्लिप देखा है, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। तो उसने जो मुझे बताया, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो रिएक्शन बनता था, मैंने कहा मैं जब लाहौर आऊँगा वापस तो उसको प्रॉपर्ली इसको टेकअप करेंगे, वरना मुझे अगर पहले पता था तो मैं इसको पहले टेकअप कर लेता। सो व्हेन आई सॉ दिस क्लिप, ऑब्वियसली बात है कि मैं और जितने उनके माशाल्लाह लाखों करोड़ों के फैंस हैं इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में भी, उन सबको बहुत गुस्सा आया ये चीज़ देख के। क्योंकि गुस्सा किस बात पे आया कि जो पहली बात आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि तुमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में, ये करने का कोई लेवल बनता नहीं था तुम्हारा। बात ये है कि आप सुल्तान राही साहब के बारे में जब बात करते हैं, उनका एक पब्लिकली देखा जाए बहुत ह्यूज उनकी फैन फॉलोइंग माशाल्लाह है। एक एरा का नाम है, एरा का नाम है एग्जैक्टली। और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को उस तरह से अपने दिमाग में चीज़ को कभी नहीं कैरी ऑन किया कि मैं सुल्तान राही बन गया हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं। आप कंपेरिजन कर रहे हैं और ऊपर से उसके बाद आप इस तरह से डिग्रेडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में। इस बात पे हम लोगों को बहुत सख्त गुस्सा आया और फिर इसका मैंने रिएक्शन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया पे इसकी बात चल रही है। और मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि सुल्तान राही साहब, क्योंकि इसने अभी जो उसने जुमला आफ्ताब इकबाल ने यूज़ किया कि जी सुल्तान राही क्या विरसा है शान के सामने, मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ कि सुल्तान राही साहब ने गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाया जी, मोर देन 1000 फिल्म्स उनके नाम पे हैं जी, और वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन थे, और अलहाज सुल्तान राही नाम है उनका माशाल्लाह। ही वाज, और उन्होंने जो दुनिया के लिए किया, जो लोगों के लिए किया, उनका एक और लेवल था। इस कैटेगरी के लोगों को उनके बारे में बात करने का कोई उनका लॉजिक बनता नहीं है। बात यह है कि शान ठीक है। अच्छा हैदर, बात जो है वो बेहतर तरीके से भी की जा सकती है। आप बता दें कि आपका बहुत सारे लोगों के, ठीक है, आपका अगर कोई फेवरेट एक्टर है आप उसका नाम लें, आप उस डिटेल में ना पढ़ें, आप उस तफसील में ना जाएं, आप किसी की फीलिंग्स को जो है वो कहते हैं ना कि अगर कोई हर्ट ना करें। एग्जैक्टली। बात यह है कि मुझे ये लगता है कि ये डिलिबरेटली किया गया।
अच्छा, जानबूझकर किया गया है, बिकॉज आफ्ताब इकबाल की इस वक्त जो सी है वो रेटिंग बहुत लो जा चुकी हुई है। नोबडी नोज हिम एनीमोर। खबरनाक अगर इसकी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दें, उसको नहीं जानता कि ये कौन है। तो इसलिए जानबूझ के ये बात कही गई ताकि ये बात एक और लेवल पे जाए और उसको दोबारा से हाइप मिल सके, अटेंशन गेन करने के लिए। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों की वो चपलूसी करता है, जिनके लिए वो ऐसा बोलता है, जिनको खुश करने के लिए बातें ऐसी करता है, उनको भी डेफिनेटली खुशी हुई होगी बात सुनने के बाद। लेकिन जितने के करोड़ों फैंस हैं उनको गुस्सा है, उनको दुख है इस बात का। और मेरे हिसाब से सुल्तान राही साहब के बारे में अगर आपने बात करनी है तो कोई लेवल का बंदा बात करे जो उनके कैलिबर के मुताबिक का हो। आफ्ताब इकबाल का कोई लेवल नहीं, कोई कैलिबर नहीं कि उनके बारे में बात करें। अच्छा, इस सारे मामले में हैदर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शान से भी आपको कोई शिकवा है? क्योंकि आई गेस कि उनकी तरफ से तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। एग्जैक्टली, मैं वही यही कहना चाहूंगा कि देखें, शान इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन शान के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि ही इज अ गुड आर्टिस्ट। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन तो हाँ, अबू जी के साथ उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता बिकॉज उनका माशाल्लाह एक बहुत अरसा गुजरा हुआ है। उन्होंने माशाल्लाह 40 इयर्स इंडस्ट्री में उन्होंने रूल और ये दो अलग-अलग जनरेशंस हैं, एग्जैक्टली। तो अपने हिसाब से वो क्या जो काम कर रहा है माशाल्लाह ठीक कर रहा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उनके बराबर क्या है, उनसे बेहतर है, ये गलत बात है। बात ये कि मैं पर्सनली जरूर चाहता कि शान को चाहिए था कि इस टाइम पे आके ये इस बात को वो स्पीक आउट करता, बोलता, सोशल मीडिया पे आगे कोई कमेंट देता। आप ये चाहते हैं कि उनकी जानिब से कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल आनी चाहिए। और बात ये है कि मैं एक और बात भी यहाँ पे बैठ के मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि आफ्ताब इकबाल का मैंने एक पैटर्न नोट किया कि वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाकर, डिग्रेड करके वो अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों की मुझे जितनी कॉल्स आई हैं, मैं वो बातें टीवी पे बैठ के नहीं कर सकता, जो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हैं कि कितने लोगों का उसने। Did you hear that clip about नसीबो लाला? वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन उस पर भी काफी तनकीद की गई थी, अगर आपको याद होगा, जब सारा जो PSL का जब तराना हुआ था तो उसके ऊपर भी बकायदा मुझे पता है। लेकिन जो मेरे लिए बहुत दुख की बात और बनी कि मुझे पहले मालूम था कि इस बंदे का पैटर्न पीछे क्या चलता आ रहा है। ही डिस्कस्ड अबाउट हज़रत अली's फैमिली, उनको उसने एक डिफरेंट वे में डिस्कस किया। आपने अहले बैत के बारे में ऐसी आपने गुफ्तगू की, उसके बाद आपने आकर ऐसे लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं इस बंदे के साथ, वो कंफर्टेबल नहीं है। यू गिव देम हार्ट अटैक्स, दे आर इन हॉस्पिटल्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। आप एजुकेशन की बात करते हो, आप पढ़े लिखे लोगों की बात करते हो, कम एंड टॉक टू मी, आई विल टेल यू व्हाट एजुकेशन वाज नॉट। आप राइसा के बारे में बात करते हैं, माशाल्लाह ही वाज अ एजुकेटेड पर्सन, स्ट्रगल की उन्होंने, यस, वो नीचे से शुरू हुए, ऊपर तक गए और अरूज हासिल किया। अल्लाह ताला ने उन पर अपना खास रहम करम किया और उनको पिक कर लिया अपने काम करने के लिए, फलाही काम करने के लिए। बेशुमार उन्होंने मस्जिदें बनवाई, बेशुमार उन्होंने लोगों के खर्चे बांधे हुए थे, इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसानियत के बहुत काम आते थे, उन्होंने अपने से पहले लोगों को रखा। अगर 40 उन्होंने इंडस्ट्री पर रूल किया, ऐसे नहीं हो गया, उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर चलाया। और उसके बाद जब शान की बारी आई, जब उन्होंने कहा शान क्या बेचता है, राय साहब क्या बेचते हैं। और हैदर, हम अक्सर मिसाल देते हैं ना, वेस्ट की मिसाल देते हैं, हम हमारे हमसाए ममालिक की मिसाल देते हैं कि दिलीप कुमार चले गए, बड़े लेजेंडरी एक्टर थे। तो हमने कभी देखा रवैया कि जो उनके जूनियर्स आज तक हैं वो किस तरीके से उनके पैर छूते थे, उनको इस तरह से, मतलब कि हीरो को हीरो बनाने में और लेजेंड को लेजेंड बनाने में आपकी जनरेशंस जो है वो सर्व करती हैं, वो उनके बारे में बात करती हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं हिदायतकार, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के राइटर मौला जट के जनाब राइटर नासिर अदीब साहब। उनको एक तो वेलकम भी कहते हैं, शो में खुशामदीद भी कहते हैं। नासिर साहब, यकीनी तौर पर ये क्लिप आपकी नजरों से भी गुजरा होगा, हैदर भी हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सिलसिले में मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ कहूँ। उसके बाद ये कि मुझे दुख और अफसोस इस बात से होता है कि अगर कोई अनपढ़ आदमी ये बातें करता, कोई जाहिल ये बातें करता, तो मैं इग्नोर भी कर देता। एक ऐसा आदमी जो अपने प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बोलता है, जिनको बुलाता है उनको नहीं बोलने देता, जिसके चेहरे पर एक इस किस्म के तसुरात होते हैं जैसे मैं कुछ अबब भी ला किस्म का, कुछ आउट ऑफ ला किस्म का, कुछ अनटचेबल सा, अनबीटेबल सा आदमी हूँ, और अपने इल्म का मुख्तलिफ अल्फाज ढूंढ ढूंढ के पुराने उनके माने और रोक डालता है लोगों पर। उसको ये नहीं किसी ने बताया कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है बाकी सारी बातें छोड़ दे, उसको हमेशा अच्छे लफ्जों में याद किया जाता है, उसकी अच्छाइयां बयान की जाती हैं, उसकी बुराइयां नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ये जाए कि आप उस पर डिस्कस करें, और आप कौन होते हैं डिस्कस करने वाले, हु आर यू?
देखें कौन आर्टिस्ट बड़ा है, कौन आर्टिस्ट छोटा है, इसका फैसला अवाम करते हैं। मैं और आप अपनी जाती पसंद और नापसंद के हद तक तो बात कर सकते हैं, लेकिन कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट है ये उस आदमी का जनाजा तो देखते, जिसको लोग फिल्म इंडस्ट्री का हीरो कहते हैं या 2 नंबर आदमी समझते हैं या इस कम्युनिटी को नजरअंदाज करते थे, जरा देखते तो सही कि कितनी दाढ़ियों वाले और कितने उलमा जो थे उस जनाजे में खड़े तारों कतार रो रहे थे। इतना बड़ा जनाजा मौलाना मौदूदी के बाद जिंदगी में मैंने पहली बार देखा। 3 ही जनाजे काबिल जिक्र हैं, एक मिस्र के सदर नासिर का, एक मौलाना मौदूदी का और एक सुल्तान राय का। रह गया उसका ये कि वो फनकार कितना बड़ा था जी। अरे यार सामने देखो, जिसको अमिताभ बच्चन कहते हो, शाहरुख खान कहते हो, अमिताभ बच्चन को देखो, बदमाश भी अच्छा लगता है, इंस्पेक्टर भी अच्छा लगता है, क्लर्क भी अच्छा लगता है, बेटा भी अच्छा लगता है, रोता हुआ भी अच्छा लगता है, नाचता हुआ भी अच्छा लगता है। 10 साल से ज्यादा नहीं निकाल सका, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का बोझ नहीं उठा सका। वो शख्स जिसके बारे में ये कहते हैं जी उसकी शक्ल नहीं थी, अरे भाई उसकी शक्ल को देखते हो, उसकी शक्ल बनाने वाले को देखो, तुम उसकी नस्ल को देखते हो, उसके नसीब को देखो, तुम उसकी कहानियों को देखते हो, फिल्मों को देखते हो, उसकी किस्मत को तो देखो। क्या शख्स था वो, ये एक ही रोल किया उसने जिंदगी, मैं तेनू नहीं छड़ांगा, और मैंने लिखा उसके लिए। जट मेरी पहली फिल्म थी, सखी बादशाह उसके साथ मेरी आखिरी फिल्म थी। ये 26 साल का जो अर्सा है मैंने उसके साथ गुजारा, एक ही रोल लिखता रहा मैं, एक ही कहानी, और एक ही कहानी 26 साल तक सुपरहिट रही, और एक ही कहानी से 26 साल तक वो बेताज बादशाह सुल्तान रही रहा जी। लेकिन इसके अलावा भी हमने उसे बताया, उसने आग जैसी फिल्म में काम किया, उसने जीने की सजा जैसी फिल्म में काम किया, उसने कानून जैसी फिल्म में काम किया, उसने तूफान जैसी फिल्म में काम किया। आप वो रोल उठा कर देखें, और जिन आर्टिस्टों को उनके साथ आप पर कंपेयर करते हैं, ये उसके पलड़े में अगर डाल दिए गए, आप यकीन करें धरती बराबर फर्क नहीं आ सकता। उसके हर स्टाइल को कॉपी किया हर एक्टर ने, जो उसके दौर में थे उन्होंने भी सुल्तान राय बनने की कोशिश की, जो उसके बाद आए उन्होंने भी सुल्तान राय बनने की कोशिश की, लेकिन क्या सुल्तान राय बन सका? सुल्तान राय बनते बनते आर्टिस्ट नजरों से गायब हो गए, और जिन्होंने सुल्तान राय बनने का कहा था कि हम सुल्तान राय से अच्छे आर्टिस्ट हैं, कहाँ है वो? ठीक है नासिर है जी। ये तो एक बाग में लगे हुए पौधे हैं, फलदार इंसान जो होते हैं। आप ये जाकर मेरे से पूछती हैं कि कौन अच्छा आर्टिस्ट है, कौन है, ये तो ऐसे किसी का आम का जायका है, किसी का अंगूर का जायका है, किसी का अमरूद का जायका है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी मखसूस आदात देकर, उसको मखसूस कामयाबियां देकर एक मखसूस मकसद के लिए पैदा किया है, वो दूसरा नहीं हो सकता। और कलाम पाक में उसने आयत नाज़िल की है कि मत बनो, मत ख्वाहिश करो ऐसा बनने की जो मैंने तुम में से बाज लोगों को बाज पर लगी है। सही, ये उसके फैसले हैं। ठीक है नासिर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हैदर चूंकि अभी अनाउंस कर चुके हैं कि फ्राइडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस हवाले से, तो हैदर जरा हमें बताएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या बात करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इस बात के बारे में मैं चाहूँगा, क्योंकि जो भी नासिर साहब ने बात की, मैं बेसिकली बात ये है कि मेरा अब मुद्दा ये है कि आफ्ताब इकबाल पब्लिकली आकर अपोलोजाइज़ करे, और मैं पैमरा से कहना चाहूँगा कि ऐसा शख्स जो दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है, बैठकर जगह जगह पे लोगों के बारे में इस तरह की स्टूपिड बातें करता है, उसको रिमूव किया जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक पैटर्न जो इस बंदे का चलता आ रहा है, अब तक बहुत से लोगों ने बर्दाश्त किया। मेरे पास बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया इस बात के लिए कि सर आपने हमारी आवाज़ बन के बात करना है, और मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे को रिमूव किया जाए और उसको बैन किया जाए। जिसके बारे में जो मुंह में आए, आप नबियों से नाउज़बिल्लाह करके आप इंसानों तक आप आगे हो और बातें उनके बारे में ऐसे करते हो, कुछ तो अकल से काम लो यार। एक पढ़े लिखे जाहिल वाली तुम हरकतें तुम करते हो, तुम्हें सोचना तो चाहिए कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अच्छा हैदर, कोई लीगल एक्शन भी आप लेने के मुतालिक सोच रहे हैं? इंशाल्लाह ताला वो अनाउंसमेंट सारी मैं हाँ जी फ्राइडे को मैं करूँगा, और मैं अगर तो ये पब्लिकली आकर अपोलोजाइज़ कर लेता है और इस बात को हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेते हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज अभी ये बात बहुत आग की तरह और मज़ीद फैल रही है लोगों में, और जहाँ से मुझे कॉल्स आ रही हैं जो लोग इसके बारे में कमेंट्स दे रहे हैं, मैंने उनको रोका हुआ है कि नहीं, पहले हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे, अदरवाइज विल सी कि हमें क्या करना ज़रूरी है। बात ये आती है कि पैमरा को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो चैनल्स के लिए, लोगों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हुए हैं, उनको किसी असाइलम में होना चाहिए, किसी पागल खाने में होना चाहिए, चैनल पे नहीं बैठना चाहिए। सो बहुत से लोगों को हर्ट हुआ इस बात से कि 26 साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, और तुम अभी तक दिल में बुग़्ज़ रख के बैठे हो उनके लिए, और आज तुम्हारे मुँह से निकल गई बात।
दैट शोज यू कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है कि तुम और आते कहाँ से। सुल्तान राही साहब जैसे लेजेंड जिन्होंने कोई 100-150 नहीं, जैसा कि आपने बताया कि 1000 से ज़्यादा जिन्होंने फिल्में की, जिनका रिकॉर्ड है। और अगर हम शान की भी बात करें तो आई गेस कि शान इज द एक्टर जिन्होंने, अगर सुल्तान राही साहब के बाद अगर किसी ने उनकी लेगेसी को अगर आगे किया ट्रांसफर, तो उन्होंने भी पंजाब का कल्चर या उस चीज को किया, तो फिर कंपैरिजन तो नहीं बनता क्योंकि दे आर टू डिफरेंट जनरेशंस। आप जिस चीज़ को थोड़ा सा कवर करके बात करी, मैं ओपनली कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शान भी जब वापस आया, आके जब तक उसने राही साहब का लिबास नहीं पहना, आप शान का पूरा फिल्मिंग करियर उठा के देख लें ना, 4-5 फिल्में साइड पे कर दें, उसके बाद 2001 से लेकर ऑनवर्ड्स सारी इसमें अबूजी की फिल्मों को उसने कॉपी किया है, करके उसने अपना जो भी नाम बनाया, जो भी किया। बात ये है कि मेरे शान से, मैंने फिर वो कह रहा हूँ, मेरा शान से कोई नहीं है, मेरा आफ्ताब इकबाल से ज़रूर है और बहुत एक हाई लेवल पे है। बिकॉज यू हैव टच द रॉन्ग पर्सन, तुमने गलत जगह पंगा ले लिया बात करके। तुम्हें इस बात की अकल नहीं है कि तुम क्या किसके बारे में रहे हो। अलहाज सुल्तान साहब के बारे में तुमने बात की है। ठीक है, हैदर हमारे साथ ताहिर सरवर मीर साहब भी मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। आपको सर प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। पूरा मामला ताहिर साहब आपके नज़र से गुजरा है, हैदर भी हमारे साथ मौजूद है और नासिर अदीब साहब भी इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पूरी सिचुएशन पर, पूरे मामले पर, कितना गलत हो गया? देखिए आफ्ताब इकबाल साहब, ये एक्चुअल है ऐसी बात करने का। वो सिर्फ सुल्तान राही साहब के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े इंसान, हर बड़े शायर, अदीब, आर्टिस्ट की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। मैं इसे नहीं मानता कि सुल्तान राही साहब की कोई तौहीन कोई छोटा इंसान कर सकता है। वो तो सेल्फ मेड इंसान है, हमारे सामने है। 35 साल से तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और सुल्तान राही साहब की जिंदगी हमारे सामने है और वो जिस तरह से छोटे छोटे कैरेक्टर से उन्होंने ग्रो किया और फिर मेगा स्टार तक बने गए और 1000 से ज्यादा फिल्म की और फिर उनके बेशुमार क्रेडिट्स हैं, इतने क्रेडिट्स हैं कि उन पे किताबें लिखी जा सकती हैं, यूट्यूब भरी जा सकती है। उनका कोई एक क्रेडिट नहीं है। और फिर एक तो है उनका पर्सोना, जो वो जितने बड़े आर्टिस्ट थे, जितनी बड़ी उन्होंने ट्रेड चलाई, जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया फिल्म इंडस्ट्री को दिया और इंडिविजुअली प्रोड्यूसर्स को दिया। फिर ये उनकी एक जिंदगी है जो वो तबलीग कर रहे थे, जो वो रफाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और यहाँ 74 और उससे पहले जो सैलाब आए हैं उनका जिक्र अभी किसी ने नहीं किया। सुल्तान राही साहब ट्रकों पे बैठ के और खुद भी उन्होंने अपनी जेब में से भी पैसे अदा किए इस काम के लिए और डोर टू डोर बाजारों में गए, मंडियों में गए, दुकानों में गए और फिर लंबा चौड़ा वो है कि वो एक हाथ से देकर दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देते थे। जो सही जिसकी जो किसी की मदद करने की जो स्पिरिट है वो कर रहे थे। और ये अच्छा, मैं ये इसको मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि सुल्तान राही साहब हो या मार्लन ब्रांडो हो या कोई भी एक्टर हो, उसे एवेल्युएट किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहा है सुल्तान राही साहब के हवाले से, उस पे ये हैदर सुल्तान साहब ने ठीक कहा कि मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा है कि जी वो इसके घर के सामने ये जहां कहाँ रहता है, मुझसे एड्रेस पूछ रहे हैं। और मैं क्योंकि हैदर साहब ये कह रहे हैं कि मामला अदालत तक जाएगा और ये एक्सक्यूज करें, नहीं तो लोगों को इसको पता है, इसने शायद जिंदगी में देखा ही नहीं। जब सुल्तान राही साहब की तदफीन हुई है, लोगों ने कहा है, सीनियर्स लोगों ने कहा है कि इतना जनाजा पाकिस्तान में, या पहले गाजी इल्मुद्दीन शहीद की हुई थी, उसके बाद सुल्तान राही साहब की नमाज जनाजा हुई है। लाखों लोग थे। मैंने उस सारी आखिरी रसूमात को कवर किया था। रोजनामा पाकिस्तान में मैं उन दिनों हुआ करता था। मैं आपको मेरे लफ्ज जो हैं मैं आपको बता नहीं सकता क्या वो समा था और किस तरह से लोग जो है वो रो रहे थे और किस तरह से नारे बुलंद हो रहे थे अल्लाह अकबर के, और किस तरह से मैं आज 1996 का वाकया है, आज सदी हो गई
सुल्तान राही साहब जो सेलुलाइट से मिट रहे हैं, ना हमारे दिलों से मिट रहे हैं, और इनको आफ्ताब इकबाल। ठीक है, ठीक है ताहिर सरवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हैदर, बिफोर क्लोज द सेगमेंट, क्या आप कहना चाहेंगे? आई एम श्योर कि ये क्लिप आपकी बात भी आफ्ताब साहब तक पहुंचेगी, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? जी बिल्कुल, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं आफ्ताब इकबाल को डायरेक्टली ये बात ही कहना चाहूँगा कि आफ्ताब इकबाल, तुमने जो बात की है बहुत ही छोटी बात और बहुत ही घटिया बात तुमने की है, और तुम्हें पता है कि तुमने गलत किया है। पब्लिकली आओ, आके अपोलोजाइज़ करो, हमारी फैमिली से अपोलोजाइज़ करो, उनके जितने लाखों करोड़ों फैंस हैं उनसे अपोलोजाइज़ करो, और पब्लिकली आके करो। मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कम एंड डू इट पब्लिकली, ताकि ये बात को रफा दफा किया जाए। तुमने बहुत गलत स्टेप उठाया है एंड यू शुड बी सॉरी फॉर इट। थैंक यू सो मच हैदर, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में, और लेट्स सी कि फ्राइडे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। नासिरुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ताहिर सरवर मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। जनाब, इस वक्त हम प्रोग्राम में बढ़ रहे हैं अब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो किचन का सेगमेंट होगा, रेसिपी होगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आज मेरी और मेरी पूरी टीम की फरमाइश पर अनम तैयार कर रही हैं। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि हम रूह अफ़ज़ा की किचन में खड़े हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा फ्रूट डेजर्ट। ये दूध हम बॉईल कर चुके हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमने कोई रेसिपी मिक्स कर दिया आपके साथ। दूध में मैंने सिर्फ और सिर्फ चीनी डाली है थोड़ी सी, क्योंकि बाकी जो है इसमें रूह अफ़ज़ा भी जाएगा तो वो भी इसको मीठा करेगा।